गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को चैप्टर चल रहा है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपको अपनी सेकंड ऑर्डर करा चुकी हूँ। आज आप करेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो है वो दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ओनली फॉर कंपटीशन इनको पढ़ना है, ठीक है। तो जिनको बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है वो चाहे तो इन्हें ना करें, ठीक है। लेकिन जिन्हें बोर्ड एग्जाम नहीं करना है, जिन्हें कंपटीशन करना है, उनके लिए दोनों ही ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जी मेंस और नीट आजकल सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पे क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने जैसे एक रिएक्शन ले लिया बेटा, 3A से आपने बनाए प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बेटा आपको जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कराया, उसी तरह से आपको करना है। जब टी की वैल्यू जीरो होगी तो मैं मान रही हूँ इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, A0, और प्रोडक्ट कितने होंगे बेटा, जीरो होंगे। एट T इज इक्वल टू समथिंग, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे A0 में से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और वो वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बन जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं डिनोट कर रही हूँ बेटा AT से, इसे डिनोट कर रही हूँ AT से, ठीक है। तो आप सबसे पहले रेट निकालेंगे बाय द रेट लॉ। रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन का क्यूब बेटा, क्लियर, ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट रेट इज इक्वल टू, दूसरा क्या है, माइनस डी ऑफ AT बाय DT, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। दोनों ही रेट है बेटा आपके, एक रेट लॉ से दूसरी रेट इक्वेशन है आपकी, ठीक है। एक को मानो इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे को मानो इक्वेशन सेकंड। इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आप आमने सामने रखिए बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा, K इंटू AT की क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ AT बाय डी, क्लियर बेटा। AT इधर ले जाओ, DT इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, माइनस का डी ऑफ AT अपॉन AT का क्यूब इज इक्वल टू K इंटू DT, क्लियर है बच्चा जी, ठीक है। अब बच्चा यहाँ माइनस है, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर माइनस अगर रिमूव करेंगे, डी ऑफ AT अपॉन AT का क्यूब इज इक्वल टू माइनस का K इंटू DT। अब इंटीग्रेट करो बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स इंटीग्रेट कीजिए इसे बेटा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, AT का क्यूब इंटू में डी ऑफ AT इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1/x की पावर n इंटू dx, लिख सकते हैं ना। तो 1/x की पावर n को आप लिख सकते हैं x की पावर माइनस n इंटू में dx, पावर ऊपर माइनस चली गई बेटा, बहुत ईजी है। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर इसका करेंगे तो x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ये बन जाएगा बेटा जी, x की पावर माइनस n प्लस 1। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम यहाँ पर, देखिए मैंने इसे लिखा 1/AT का क्यूब इंटू में डी ऑफ AT इज इक्वल टू माइनस K इंटू DT। इसके भी आगे इंटीग्रेशन लगा देते हैं बेटा जी, माइनस के कांस्टेंट है, यहाँ से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन यूज करेंगे, क्या बन जाएगा बेटा, AT की -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के कॉमन बेटा, DT का करेंगे तो आएगा T प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दैट इज 5, क्लियर होगी बात में। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन थर्ड, आगे थोड़ा सॉल्व करके देंगे। AT का क्या बच गया राजी, -2 अपॉन में -2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ AT प्लस में I, डन। इसको ढंग से लिखेंगे तो -1/2 इंटू में AT का स्क्वायर, ये बन गया बच्चा, क्लियर है। AT के -2 को आप नीचे ले गए, -1/2 पहले से ही, इज इक्वल टू आपका बन गया -KT प्लस में I। इस इक्वेशन को आप मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपकी थी इक्वेशन फर्स्ट, ये थी इक्वेशन सेकंड बेटा, ये इक्वेशन थर्ड, क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों,
ध्यान से देखिए, आपके पास इक्वेशन ये है बेटा। अब वही सेम कंडीशन एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम आपका 0 होगा तो a2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, a0 होगी। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, -1/2 इंटू में a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू -k इंटू 0 प्लस में i। तो i की वैल्यू यहाँ से आ गई -a इंटू a0 का। क्लियर होगी बात बेटा जी, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। इस i की वैल्यू को बेटा इक्वेशन थर्ड में पुट करो, तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन थर्ड में इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखेंगे, -1/2 इंटू में a t का स्क्वायर इज इक्वल टू -k इंटू t प्लस यहाँ माइनस है तो बेटा क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू a0 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन आ जाएगा पूरी इक्वेशन में से बेटा, क्या आ गया 1/2 इंटू a t का स्क्वायर इज इक्वल टू kt प्लस 1/2 इंटू a0 का स्क्वायर। क्लियर होगी बच्चा। यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन 4 मानती हूँ, दैट इज इक्वेशन 4। आगे देखिए, इक्वेशन 4 आपके पास क्या है बेटा, 1/2 इंटू a0 का स्क्वायर इंटू में kt प्लस 1/2 इंटू kt का स्क्वायर a0 का स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में नजर आ रही है इक्वेशन, आ रही है सबको, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में है, तो y की जगह क्या रखेंगे, 1/2 इंटू में kt का स्क्वायर, इस तरफ क्या रखेंगे बोलिए, x क्या है बेटा, t, डन। इंटरसेप्ट कितना है, 1/2 इंटू में a0 का स्क्वायर, ठीक है। और स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, सिंपल k। तो यहाँ से जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई उससे आपको ये क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए बेटा, नाउ आपको रेट कांस्टेंट दैट इज k की वैल्यू निकालना है। सभी इक्वेशन में आपने t और k की वैल्यू निकाली है, तो इसमें भी वही करेंगे। ये वाली इक्वेशन क्या चली जाएगी, इधर चली जाएगी बेटा, तो मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4th इक्वेशन से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 1/2 इंटू में a t का स्क्वायर इज इक्वल टू kt प्लस 1/2 इंटू में a0 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इधर ले जाओ बेटा, 1/2 a t का स्क्वायर माइनस 1/2 a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू k। कोई डाउट बेटा, क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ kt इज इक्वल टू 1/2 1/a t का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। यहाँ से अगर आपको t निकालना हो तो आप t निकाल लीजिए, मैं k निकाल रही हूँ बेटा। k इज इक्वल टू 1/2t 1/a t का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। दिस इज योर रेट कांस्टेंट। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास ये कौन सी आई बेटा, 5। दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 में आपने क्या कॉमन देखा कि नीचे 1/स्क्वायर अगर हो, 1/x स्क्वायर हो, तो वो आपका अगर ऐसा कोई ग्राफ आपको नजर आता है जिसमें स्क्वायर दे रखा है, 1/x स्क्वायर,
ए स्क्वायर 1/a माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/x का स्क्वायर अगर फॉर्म में दे रखी हो तो वो ग्राफ आपका हमेशा कौन से ऑर्डर का रहेगा, थर्ड ऑर्डर का रहेगा। क्योंकि आपने जितने भी ग्राफ देखे हैं आपने उसमें कॉमन देखा है कि थर्ड ऑर्डर के अलावा और किसी भी ग्राफ के अंदर 1/x स्क्वायर की फॉर्म नहीं बनती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ से हाफ लाइफ की। तो लेट्स सी, देखिए बेटा हाफ लाइफ क्या कहती है, k इज इक्वल टू 1/2t इंटू 1/at का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। ये आपका क्या है, सिंपली k की वैल्यू है रेट कांस्टेंट की, फ्रॉम इक्वेशन 5 आपके पास ये आई है। ठीक है, तो t हाफ अब निकालते हैं, हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर। बहुत आसान है बेटा, उसी तरह से करना है जैसे आपने अब तक की सभी रिएक्शंस में किए हैं। एट t इज इक्वल टू t हाफ बेटा, तो at की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, a0/2 हो जाएगी ना, कंसेंट्रेशन को फॉर्म में डिनोट कर दो। क्लियर है, आधे टाइम में वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, आधी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पुट कर दो इसी में, k इज इक्वल टू 1/2 इंटू में t हाफ 1/a0/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/a0 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात मेरी? इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा t हाफ 4/a0 का स्क्वायर माइनस 1/a0। क्लियर होगी बात बेटा? यहाँ तक डन है? यहाँ तक 1/a0 का स्क्वायर बाहर निकाल लूँ मैं, कॉमन आ रहा है, तो 1/2 इंटू में t हाफ इंटू में 1/a0 का स्क्वायर बाहर निकल गया, आपके पास अंदर बचा 4 - 1। क्लियर बच्चा? 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। तो k इज इक्वल टू क्या बन गया, 1/2t हाफ इंटू में a0 का स्क्वायर 4 - 1 दैट इज 3। क्लियर होगी बात मेरी? कोई डाउट तो नहीं है? और यहाँ से अगर आपको t हाफ निकालना हो तो क्या आएगा बेटा, बोलो, 3/2 इंटू a0 का स्क्वायर इंटू 1/k। क्लियर बच्चा? ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, t हाफ इज इक्वल टू 3/2k इंटू 1/a0 का स्क्वायर। ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मैं, इसे लिख सकती हूँ ना बेटा जी? ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की 2k स्क्वायर। कह सकती हूँ ना? ये भी मैं कह सकती हूँ कि t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर -2k। कह सकती हूँ ना बेटा? तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो बेटा एक तरफ आपको t हाफ दिख रहा है, एक तरफ a0 की पावर -2 दिख रही है बेटा, दिख रही है ना? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ क्या आएगा? क्लियर होगी मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं? अच्छे से क्लियर होगी? इसी चीज को अगर आप x मानते हो, t हाफ, और मैं 1/a0 का स्क्वायर को पूरे टोटल को x मान लूं, तो मेरा a0 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x के होगा ना? ये बात समझ आ गई? तो ग्राफ आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन जैसे बनाया। लेकिन अगर मैं इसको x स्क्वायर के इक्वल मानूं तो ग्राफ क्या बन जाएगा, पैराबोला। ये बात समझ आई है? स्क्वायर के लिए ग्राफ पैराबोला ही होता है बेटा। एक सेकेंड, समझ आई बात बेटा? आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने किसी भी, मतलब y इज इक्वल टू, आप ये मेरी बात समझिए बेटा, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ मैंने आपको क्या बताया है, स्ट्रेट लाइन आएगा, बताया ना? और y इज इक्वल टू mx स्क्वायर का ग्राफ मैंने आपको क्या बताया बेटा, पैराबोला, बताया ना राजे? तो अगर आप इसको स्क्वायर की टर्म्स में लेंगे तो आप ग्राफ क्या दिखा देंगे, पैराबोला, क्योंकि ये x है।
क्या है, x है जो अकेली क्वांटिटी है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a नॉट। बात समझ आई? तो a नॉट इज इक्वल टू x ऐसे पुट करोगे ना आप, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो 1/a नॉट का स्क्वायर दे रखा है। तो अगर मैं ग्राफ बोलूं t हाफ और a नॉट के बीच में, तो आपका क्या आएगा, पैराबोला, मतलब सॉरी t हाफ और 1/a नॉट के स्क्वायर के बीच में पैराबोला आ जाएगा, और यहाँ पर a नॉट की -2 का डायरेक्टली मैंने दे दिया, तो क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड ऑर्डर। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, k की वैल्यू निकाली, ठीक है, और t हाफ की वैल्यू निकाली, और अब हम करेंगे कंप्लीटेशन टाइम। ठीक है, देखिए प्लीज, यहीं से स्टार्ट करते हैं हाफ ऑर्डर के बाद। कंप्लीटेशन टाइम का मतलब है बेटा t 100%। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू t 100%, तो at की वैल्यू आपको पता है बच्चा कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन की 0, खत्म हो गई है वो, पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो at खत्म। अब अच्छे से लिख देते हैं इसे। ठीक है, तो पुट करें, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 5। कौन सी है 5? यही वाली थी आपकी 5। ठीक है, वैल्यू अगर आप पुट करेंगे जरा ध्यान दीजिए बेटा, क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1/2t 100% इंटू में 1/0 माइनस 1/a नॉट का होल स्क्वायर। 1/0 क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, है ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ से t 100% इज इक्वल टू 1/2k इंटू में एक फैक्टर आ गया इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को किसी चीज से डिवाइड कर लो, इन्फिनिटी को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, ऑलवेज क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो t 100% इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन भी कभी कंप्लीट नहीं होती है। मतलब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली हम ये मान लेते हैं कि 0.000000 कुछ अगर वैल्यू दे रखी है तो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है, बट थ्योरेटिकली तो वो वैल्यू है ना बेटा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, सिमिलर टू इक्वल है। थोड़ा बहुत इक्वल हम मान सकते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, बट वैसे देखा जाए तो इट इज नाइदर 0, वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। क्लियर हुई मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं है? समझ आया अच्छे से कंप्लीटेशन टाइम? आगे देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका साइड रिएक्शंस। साइड रिएक्शंस या कंकरेंट रिएक्शंस भी इन्हें बोलते हैं। ये टाइप क्या है बच्चा, जैसे ए आपके पास कोई भी एक रिएक्टेंट आपको दे रखा है, दैट इज ए। ठीक है, ए से आपके अगर दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बी और सी, आप कहोगे मैम ये तो कॉमन है, ए से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। बिल्कुल, अगर ए से बनने वाला प्रोडक्ट बी, मैं कह रही हूँ बी जो है वो उसका रेट 2 है, ठीक है, और ए से सी बनने का रेट भी 2 है, तो अगर दोनों का रेट सेम हो तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट यहाँ पर मैं ये मान रही हूँ कि ए से बी बनने का रेट तो K1 है बेटा, और ए से सी बनने का रेट क्या है अपना, K2, मतलब दोनों का रेट अलग अलग है। तो इस फॉर्म में मैं आपको सिर्फ 2 फॉर्मूलेस बताऊंगी बेटा, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो जनरली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ln निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k हमेशा यहाँ पर होगा k1 प्लस k2। एक चीज आपको फोकस करनी है कि k इज ऑलवेज इक्वल टू k1 प्लस k2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो ln ऑफ a नॉट इनिशियल बाय फाइनल, यही बेटा आपको फर्स्ट ऑर्डर याद होगा। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर a नॉट बाय at की वैल्यू निकालते थे आप, है ना, याद होगा ना आपको। ln ले लो या log लेना है तो यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ln ऑफ a नॉट अपॉन at इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा बच्चा k1 प्लस k2 इंटू में tk। क्लियर है? तो अगर आपसे ln ऑफ a नॉट बाय at की वैल्यू पूछे, ठीक है, तो आप इस टाइप से बहुत आसानी से उनके k1 और k2 की वैल्यू को ऐड करके उसको t से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर आंसर। इसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, जैसे कंपैरिजन में क्वेश्चन आएंगे बेटा, क्या आएंगे? कंपैरिजन में क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ कि कोई भी फूड प्रोडक्ट आपने रखा है,
ठीक है, कोई भी फूड प्रोडक्ट रखा है, मैं कह रही हूँ कोई भी फूड प्रोडक्ट हो सकता है, ब्रेड हो सकती है या आपका रोटी हो सकती है, कोई भी फूड प्रोडक्ट आपने रखा है और उससे दो तरह से वो खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, दो तरह से खराब हो रहा है, रिएक्टेंट एक ही है बट स्पॉलेज का रेट क्या है, अलग अलग है, खराब अलग अलग रेट से हो रहा है। तो ए से अगर बी टाइप की फंगी बन रही है, ठीक है, तो उसका रेट क्या है K1, और ए से सी टाइप की अगर फंगी लग रही है उस पे तो उसका रेट क्या है बेटा K2, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि तब आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर देगा कि K1 K2 रेट है तो मुझे बताओ इनिशियल बाय बाय फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी आफ्टर 50 मिनट्स या आफ्टर 12 मिनट्स, इस तरह से। तो आप K1 प्लस K2 को करके T से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। अच्छा समझ आई, दैट कम्स योर रेट। कई बार वो पूछता है व्हाट इज कंसंट्रेशन रेशियो, बी का रेशियो डिवाइडेड बाय सी का रेशियो, प्रोडक्ट का रेशियो कई बार पूछ लेता है कि प्रोडक्ट का रेशियो क्या होगा। तो इस केस के अंदर प्रोडक्ट का रेशियो आपका इक्वल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट कांस्टेंट, डायरेक्ट, ठीक है। तो बी के लिए रेट कांस्टेंट क्या है बेटा K1 और सी के लिए रेट कांस्टेंट क्या है राजे K2। तो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें, कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, आपके बोर्ड में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। और कॉम्पिटिटिव में आपको दो वैल्यूज गिवन होगी। अगर आपसे k की वैल्यू पूछी है कि व्हाट इज k, तो k क्या है यहाँ पर K1 प्लस K2 है, तो आप k निकाल सकते हो। A0 और A2 की वैल्यू गिवन होगी, t को इधर ले आना, यू विल गेट योर k। बात समझ आई बेटा जी, ठीक है। तो दिस इज, ये है क्या, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ही रिलेशन है, ध्यान से देखो, दिस इज अ रिलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा ही था, बस यहाँ पे KT था, याद है ना आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर वाला रिलेशन ही आपका आगे कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअलिटी में एक ही प्रोडक्ट से बन रहे हैं, तो इसीलिए इसमें फॉर्मूलेस कौन से आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूलेस आते हैं। क्लियर होगी बात मेरी, ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइप का एक और रिएक्शन है, वो देखते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस का मतलब सिंपल है कि ए आपके पास कोई रिएक्टेंट है, उससे पहले बी बनेगा और बी से फिर सी बनेगा। तो ए से बी बनने का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसको बनने का रेट अलग है, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से आपका मेन प्रोडक्ट बनने का रेट अलग है। अगर दोनों के रेट अलग अलग है तो इसमें वो आपसे बेटा रिएक्टेंट आप आसानी से पता लगा सकते हो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप आसानी से पता लगा सकते हो। सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा बी मैक्सिमम कितना बनेगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम कितनी होगी। तो दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन A0। A0 इसकी क्या है बेटा, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने कितना माना है A0, ठीक है। A0 इंटू में K2 बाई K1, ठीक है, K2 अपॉन K1 माइनस K2, ठीक है। दिस इज अबाउट योर द मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो आपको यहाँ पर बनती है। तो आपको K1 की वैल्यू गिवन होगी, K2 की भी गिवन होगी और इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगी। आप कंफ्यूज ये होगे कि यार K2 को यूज कैसे करना है, K2 को तो कोई यूज करना नहीं, क्यों बेटा। अगर C का रेट लिखोगे तो C का रेट इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, B होगा, और A का रेट भी किसके प्रोडक्ट की टर्म्स में किसमें होगा, B होगा। तो दो रेट निकले। देखो अगर मैं A का रेट निकालूं तो D ऑफ A बाई डी टी, A से B बना है बेटा, तो माइनस D ऑफ A बाई डी टी इज D ऑफ D बाई डी टी लिख सकते हो ना, B प्रोडक्ट है। अगर मैं इतनी सी रिएक्शन लूं तो माइनस D ऑफ D बाई डी टी इज इक्वल टू D ऑफ C बाई डी टी आप लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना बेटा। तो दोनों ही रिएक्शंस A से B बनने में K1 B से रिलेट कर रहा है और B से C बनने में भी B से रिलेट करता है ना राजे। तो इसीलिए आपके फॉर्मूले में K1 और K2 दोनों आए हैं। क्लियर होगी मेरी बात, यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इसके टाइम की, तो इसका टाइम और देख लीजिए, T मैक्स मतलब मैक्सिमम ये रिएक्शन कितना टाइम लेगी। तो क्या होगा बेटा 1 अपॉन K1 माइनस K2 गड़बड़ हुई क्या, हाँ ठीक है, इनटू में ln ऑफ K1 अपॉन K2। तो दिस इज द T मैक्स, ये टोटल टाइम जो आपका लगा है किसी भी रिएक्शन को कंकरेंट रिएक्शन सॉरी कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज दिस वन। इस फॉर्मूले से आप आसानी से वैल्यूज पुट कीजिए K1 K2 की। तो एक चीज आपके लिए क्लियर है कि मैक्सिमम टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे। रेट कांस्टेंट कितना तेज है कितना स्लो है सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट इस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर होगी बात। तो यहाँ तक आप करेंगे, आप इसके सारे न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस,
और उसके बाद हमने पढ़ा साइड या कंकरेंट रिएक्शंस के रेट के बारे में। देन वी स्टडीड अबाउट द कॉन्जिक्यूटिव रेट रिएक्शंस, ठीक है। तो ये टोटल आपके 6-7 तरह के रेट रिएक्शंस होते हैं, इसके सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लेंगे। कोई भी अगर डाउट है किसी फॉर्मूले में या कुछ भी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका।